नाज़रीन, ये दुनिया की तारीख में शायद पहली जंग हो रही है या बहुत अजीबोगरीब जंग हो रही है जो दो मुल्कों के साथ साथ या उनकी फ़ौजों के साथ साथ या उनके हथियारों के साथ साथ मुकाबला उनके भांडों का भी है। यानी बहुत अजीबोगरीब किस्म का भांडपन दोनों तरफ से हो रहा है। ख़ास तौर पे भारतीय मीडिया ने साबित किया है कि वो इस मैदान में बहुत ही आगे है और उनका कोई मुकाबला पूरी दुनिया में नहीं कर सकता। अगर आप पाकिस्तान और भारत की जो अब तक की जंग है उसको हकीकत की नज़र से देखें और जो असल लड़ाई होती है दो मुल्कों में या कोई बड़ी जंग होती है, तो अगर उसकी शिद्दत को आप 10 रखें तो ये 2 तक की शिद्दत की लड़ाई हुई है। सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल एक ऐसी जगह है जहाँ पे चंद मोर्चों में आपस में जो फायरिंग होती है वो घुमसान की फायरिंग हो जाती है, लेकिन वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। दोनों तरफ का इलाका जो है वो दोनों मुल्कों के लिए मुतनाज़ है। पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाना है और इंडिया उसके ऊपर काबिज़ है, जबकि इंडिया कहता है कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाना है और पाकिस्तान उसके ऊपर काबिज़ है। तो ये एक लड़ाई तो चल रही है, लेकिन दोनों मुल्कों के जो सेटल्ड एरियाज़ हैं या बॉर्डर के ऊपर जो झड़पें हैं उनको लेकर अगर आप बात करें तो अगर आप 10 में से भी नंबर देना कि अगर जंग की शिद्दत 10 होती है तो आप 2 नंबर भी मुश्किल से देंगे। लेकिन अगर आप दोनों मुल्कों के मीडिया को देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो 10 की शिद्दत से भी आगे चली गई है और दुनिया की तारीख में कभी ऐसी जंग हुई ही नहीं है। ये फुल स्केल वॉर क्या होती है शायद इन मीडिया वालों को अंदाजा भी नहीं है या इन्होंने इस किस्म की घुमसान की लड़ाई कभी देखी भी नहीं है। अभी एक रात भारत ने, पहले देखें ना अब तक की डेवलपमेंट ये कि भारत ने अचानक एक रात पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पे मुख्तलिफ मुकामात पे 9 जगहों पे मिसाइल दागे। पाकिस्तान ने अपने दिफा में उनके तैयारे गिरा दिए। अब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करनी है जिसका अभी तक आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन भारत ने ड्रोन भिजवा दिए ताकि पाकिस्तान की जो सलाहियत है एयर डिफेंस की उसको चेक किया जा सके, उसका टेस्ट लिया जा सके। तो पहले कुछ बात कर लेते हैं थोड़ी सी, अब तक की कहानी टोटल ये है, लेकिन अब लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस वक्त शदीद लड़ाई चल रही है। वहाँ पे शिद्दत ज़्यादा है लड़ाई की, वहाँ शेलिंग भी हो रही है, फायरिंग भी हो रही है और हल्के हथियारों के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक किया जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन वहाँ पे लड़ाई ठीक ठाक चल रही है। उसके विजुअल भी सोशल मीडिया पे हर तरफ आ रहे हैं। मुजफ्फराबाद की सूरत हाल है आपके सामने, कोटली की सूरत हाल है आपके सामने। आज़ाद कश्मीर का तकरीबन सारा बॉर्डर जो है LOC वो गर्म है। पहले ज़रा पाकिस्तानियों की बात करते हैं कि पाकिस्तानियों ने कुछ ऐसे भांड है पाकिस्तान में भी जिन्होंने ऐसी बातें की हैं जो हुई नहीं अभी तक ग्राउंड पे, और इनकी तादाद कम है पाकिस्तान में, लेकिन इन्होंने छोड़ी बहुत लंबी लंबी। मिसाल के तौर पे शुरू में ये एकदम कहा गया कि 7-8 तैयारे गिरा दिए गए हैं। जंग में ऐसा हो जाता है नंबर्स का, लेकिन बाद में ठीक भी हो जाता है। लेकिन ये बड़ी अजीब बात की गई कि 124 चौकियां फतह कर ली हैं पाकिस्तान की फौज ने। अमृतसर में फौज दाखिल हो गई है। बारामूला पाकिस्तान के कब्जे में आ गया है। दर्जनों भारतीय फौजी जो हैं वो पाकिस्तानी फौज ने कैदी बना लिए हैं। मोदी की चीखें निकल गई हैं और पाकिस्तान की मिन्नतें भारत ने शुरू कर दी हैं। मुश्तरका दोस्त को बीच में डालकर पाकिस्तान से गुजारिश की जा रही है कि आप जवाबी हमला ना करें, और सिंध ताश का मुआहदा बहाल करने की पेशकश भी भारत ने कर दी है, और 370 को बहाल करवाएं ये पाकिस्तान ने आगे से उन्हें कह दिया है, और पाकिस्तान एटमी हमला कर सकता है ये भी कहा गया, वगैरह वगैरह। लेकिन आप यकीन करें कि जो भी पाकिस्तानी भांडों ने कहा या पाकिस्तानी टाउट्स ने जो बातें की हैं, इनका कोई मुकाबला भारत की जानिब से आने वाली डिंगों के सामने नहीं है। जो भारतीय भांडों ने किया है उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, और जो बातें उन्होंने कह दी उनका ना कोई सर है ना कोई पाँव है। यानी आप एक बड़ी बड़ी गप सुने इनकी के आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये वहाँ पे भारतीय मीडिया में चल रहा है, और पाकिस्तान के कई इलाके फतह हो गए हैं, ये भी वहाँ चल रहा है। कराची नेवल बेस उस पर कब्जा कर लिया है भारत ने, आकर समंदर के रास्ते से आए वहाँ से जनाब उन्होंने अटैक किया, नेवल बेस के ऊपर कब्जा कर लिया। अंदाजा करें अब आप। और फिर कहते हैं जनाब कि हज़ारों लाशें गिरा दी गई हैं, हालांकि कहाँ लाशें गिरी हैं। हमने साफ बताया कि 31 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। पाकिस्तान के 2 जहाज अब उन्होंने नया क्लेम कर दिया, जिनमें एक वो कहते हैं कि F-16 और दूसरा वो कहते हैं जी के JF-17 है, वो दोनों गिरा दिए और पायलट भी गिरफ्तार कर लिया। अब भारतीय भांड ये भी कहते हैं कि पायलट हमने पकड़ लिया, लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता, उसकी शक्ल नहीं पता। वो भाई जब पाकिस्तान ने पायलट पकड़ा था ना तो 15 मिनट के अंदर सारी दुनिया ने देख लिया था, और 10 मिनट के अंदर सारी दुनिया को पता था कि अभिनंदन नाम का एक पायलट है, वो पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया, ये उसका नाम है, ये उसकी शक्ल है। भारतीय मीडिया पे वो चलना शुरू हो गया था और हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो गई थी। कौन से तैयारे में वो आया, कितने बजे वो गिरा, सारी कहानी, किस इलाके में गिरा, भारत ने लंबी छोड़ दी। और उनकी एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर या पता नहीं उनकी हुकूमत के कहने के ऊपर भांड पुणे में मीडिया ने कमाल कर दिया। वो बता रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान का पायलट पकड़ लिया, हमें नहीं पता वो कौन है, पता नहीं सलमानी टोपी पहन के आया हुआ, उन्हें नजर भी नहीं आ रहा और ना किसी और को नजर आ रहा है, और पाकिस्तान के सारे पायलट और जहाज यहाँ पे हैं। पहले भी बताया भारत को कि F-16 को लेकर प्रोपेगेंडा ना करें, पाकिस्तान किसी वजह से अभी F-16 जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, और इसका रीजन मैंने आपको ये बताया कि पाकिस्तान अमेरिका से ज़्यादा चाइना पर भरोसा कर रहा है, और उसे लगता है कि अमेरिका के ऊपर इस वक्त वैसे भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये एक और बात भी उन्होंने की, पाकिस्तान ने अब तक भारत के 15 शहरों पर हमला कर दिया है, हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक हमला नहीं किया, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, और जिसे भारत ने नाकाम बना दिया। यानी पाकिस्तान ने 15 शहरों पर हमला किया और भारत ने जनाब वो कह रहे हैं कि नाकाम भी बना दिया, और पाकिस्तान ने वैसे अभी तक अपनी जवाबी कार्रवाई का जो हक है उसको महफूज रखा हुआ है, और शदीद अवामी दबाव के बावजूद अभी तक जवाब नहीं दिया। कुछ इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को यह कहा है कि पाकिस्तान की अवाम शदीद गुस्से में है और वो रद्द अमल देना चाहते हैं।
لیکن پاکستان کی حکومت نے ابھی تک تو تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. ابھی تک تو پاکستان کی حکومت جو ہے وہ رد عمل نہیں دے رہی، بلکہ انہوں نے بیچ میں ایک بیانیہ بدلنے کی کوشش کی تھی کہ اب ہم کچھ نہیں کریں گے، انڈیا کچھ نہ کرے. تو اس پہ پاکستان کی عوام نے ان کو آنکھیں نکالی، عوام نے ان کو کھڑی کھڑی سنائی. عوام نے کہا کہ انسان بنو بھائی. وہ آگے یہاں پہ میزائل مار مار کے چلے گئے ہیں اور ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے یہ بجٹ اتنا خرچ کیا ہے، ان کو منہ توڑ کے جواب دو. ان کو ایک ہی تو دشمن ہے دنیا کا، آپ دنیا میں آپ کے سامنے، اور اس کو بھی اگر آپ جواب نہیں دے سکتے تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے. تو اب اس کے اوپر جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان ہے، یہ بیان بہت امپورٹنٹ ہے. اس بیان کو آپ نہ صرف سنیں بلکہ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ایک بیان جو ہے وہ وزیر دفاع نے بھی دیا ہے. پہلے وزیر دفاع والا بیان آپ دیکھ لیں. وزیر دفاع نے اسی حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا خواجہ آصف کا دعویٰ ہے کہ پاکستان جوابی کارروائی میں بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا. یہ انہوں نے کنفرم کیا کہ پاکستان نے ابھی تک جوابی کارروائی نہیں کی، اس کا مطلب ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوابی کارروائی پاکستان جب کرے گا تو بھارت کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا. لیکن دیکھیں، بھارت نے پاکستان کے 2 ڈیمز کے اوپر اٹیک کیا ہے. ایک نیلم جھیلم کے اوپر کیا اور ایک ہمارا دوسرا ڈیم ہے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور ان کو میزائل مارے ہیں. اور یہ پاکستان کے پانیوں کے اوپر پاکستان کے ڈیم بنے ہوئے ہیں. اب انڈیا نے جو پاکستان کے پانیوں کے اوپر غیر قانونی ڈیم بنائے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے وہ پاکستان کا پانی روکتا ہے، ان ڈیمز کے سٹرکچرز کے بارے میں پاکستان کا کیا خیال ہے؟ وزیر دفاع پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کو ہٹائیں گے اور پاکستان کا پانی کھولیں گے، اور باقی وزراء بھی کہہ چکے ہیں، لیکن اب اس موقف سے پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن پاکستانیوں کا ایک بڑا مطالبہ ہے، اور جتنے بھی اینالسٹ ہیں وہ یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ کل کو بھارت پانی کے معاملے پر پاکستان کو بہت بلیک میل کرے گا، لہذا یہ موقع ہے، اس کو ضائع نہ کریں. اور وہ سٹرکچرز جو رستے میں آ رہے ہیں پاکستانی پانی کے، ان کو ہٹایا جائے رستے سے. دیکھیں، آپ جب کوئی واٹر سٹرکچر کے اوپر آپ کوئی رستہ بنا لیتے ہیں پانی کا، تو باقی کام پانی اپنا خود ہی کر لیتا ہے. پانی کا پریشر بھی ہوتا ہے نا ایک، تو وہاں پاکستان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے جو تجزیہ کار ہیں ان کے بقول. اب آ جائیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے اسٹیٹمنٹ پہ جو بہت اہم ہے اور جہاں ساری کہانی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو بھارتی میڈیا نہیں بتائے گا، پوری دنیا جان جائے گی کہ پاکستان نے حملہ کیا ہے. دیکھیں، جب حملہ ہوتا ہے نا تو پھر ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. ابھی بھارت نے جب حملہ کیا، ریئل جب اٹیک کیا پاکستان کے اوپر، تو پاکستان نے بھی بتایا، پوری دنیا نے بتایا، دنیا کے تمام میڈیا پہ چھپ گیا. بھارت نے خود بھی کہہ دیا کہ جی بالکل حملہ ہوا، 9 مقامات پہ حملہ ہوا. اس کے نقصانات بھی سامنے آ گئے، جو لوگ شہید ہوئے وہ بھی سامنے آ گئے، جو زخمی ہوئے وہ بھی سامنے آ گئے. تو اس میں اگر پاکستان کا میڈیا چھپانا بھی چاہتا تو نہیں چھپا سکتا تھا، انڈین میڈیا چھپانا بھی چاہتا تھا تو نہیں چھپا سکتا تھا. جب کوئی اٹیک ہوتا ہے تو پھر وہ جاتا ہے، پوری دنیا میں خبر آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ چھپا لیں. اور جب اٹیک نہیں ہوتا تو آپ جتنا مرضی رولا ڈالتے رہیں، کوئی دنیا مانتی بھی نہیں ہے کہ وہ اٹیک ہوا ہے. اب احمد شریف چودھری نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے بھارت میں 15 مقامات پر حملے کی خبر جھوٹ ہے. مودی سرکار اپنے فائدے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے. تاہم جب پاکستان حملہ کرے گا تو وہ نظر بھی آئے گا اور گونج بھی سنائی دے گی. بھارتی میڈیا نہیں بتائے گا، لیکن پوری دنیا جان جائے گی کہ پاکستان نے بھارت کے اوپر حملہ کیا ہے اور ایک جوابی کارروائی کی ہے. اور احمد شریف کا کہنا تھا کہ آدم پور سے 4 میزائل فائر ہوئے، ان میں سے ایک پروجیکٹائل میزائل انہوں نے خود امرتسر میں گرایا ہے. باقی 2 بین الاقوامی سرحد عبور کر کے پاکستان میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک کو ڈنگا پر مار گرایا گیا جس کا فرنٹک کیا جا رہا ہے. یہ ڈنگا کے اوپر جو آ کے گرا ہے وہ ڈرون نہیں، میزائل تھا. یہ انہوں نے کنفرم کیا ہے. انڈین میزائل جو ہے وہ پاکستان کے اندر شہروں تک پہنچ رہے ہیں اور پاکستان کے لیے یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. دیکھیں، اس میں ایک چیز پاکستان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے جو بہت امپورٹنٹ ہے، کہ اب میں ایک انالیسز آپ کو چھوٹا سا دینے لگا ہوں اگلے 1 سے 1.5 منٹ میں. اس کو آپ غور سے سنیے گا. پاکستان کا جو دشمن ہے نا بھارت، وہ لڑائی کو پاکستان کی سرزمین پہ لے آیا. اب جتنی لڑائی ہو رہی ہے وہ 2 جگہوں پہ ہو رہی ہے. یا پاکستان کے شہروں میں ہو رہی ہے، یعنی بے چینی تو یہیں پہ ہے نا، ڈرون آ کر گرتا ہے، کبھی میزائل آ کر گرتا ہے، کبھی کوئی اور ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پاکستان کی سرزمین پہ ہو رہا ہے. اور دوسرا جو ایریا ہے وہ کشمیر کا ہے. اب چاہے ادھر ہو رہا ہے چاہے ادھر ہو رہا ہے، دونوں طرف کشمیری رہتے ہیں اور پاکستان کی ہمدردیاں دونوں طرف کے کشمیریوں کے ساتھ ہیں. بھارت کو نہ ادھر والے کشمیری پسند ہے نہ ادھر والے کشمیری پسند ہے. وہ ان کو بھی مارنا چاہتے ہیں اور ادھر والوں کو مارتے رہتے ہیں. یہ بات بڑی کلیئر ہے. لہٰذا جو کشمیر میں لڑائی ہو رہی ہے اس کا بھی بھارت پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے، اور جو پاکستان کے اندر لڑائی ہو رہی ہے اس کا بھی بھارت پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے. پاکستان کو یہ لڑائی دھکیل کے بھارت کی سرزمین پہ لے جانی پڑے گی، تبھی بھارت کے اوپر پریشر آئے گا اور وہ پھر جنگ بندی کی طرف جائے گا. ادروائز یہ لڑائی ایسے بند نہیں ہوگی. اس طرح بھارت اپنی منمانی کرتا رہے گا. بھارت نے بڑی سمجھداری اور چلاکی سے جنگ کو پاکستان کی زمین پہ رکھا ہوا ہے. اس وقت تک پاکستان کو یہ سچویشن وائس ورسا کرنی ہے. پاکستان کو اس لڑائی کو بھارتی سرزمین پر دے کر جانا ہے تاکہ انہیں بھی جنگ کا میوزک انجوائے کرنے کا موقع ملے. ہمارے یہاں تو دھماکے ہو رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کہیں نہ کہیں سے کوئی آواز آ جاتی ہے، شہری اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک خوف و حراس پھیل جاتا ہے. تو بھارت کے اندر بالکل پرسکون ماحول ہے. یہی جو جنگ کا میوزک ہے یہ بھارت میں بھی بچنا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جنگ کی ایک قیمت ہوتی ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے. پاکستانی قوم بڑی دلیر ہے، 25 سال سے دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں دہشت گرد حملے انہوں نے دیکھے ہیں، برداشت کیے ہیں. تو یہ بڑی مضبوط قوم ہے، یہ تو برداشت کر رہی ہے. انڈین سے نہیں ہوگا. جب ان کے شہروں میں اس طرح کے دھماکوں کی آوازیں آئیں گی تو وہ اپنی حکومت کے سر پہ چڑھ جائیں گے اور وہ اپنی حکومت کو کہیں گے کہ اس لڑائی کو یہیں روک دو. اور انڈیا کے اندر حکومت کے خلاف ان کے آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی
लिहाजा पाकिस्तान को अच्छा बच्चा बन के दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया के सामने अमन का दाई और पैगंबर बनने के लिए आप जो एक्टिंग कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दुनिया ना आपकी बात सुनेगी, क्योंकि कमज़ोर की बात कोई नहीं सुनता। यहाँ सब लोग ताकतवर को सलाम करते हैं। पाकिस्तान को हर हाल में इस लड़ाई का जो ग्राउंड है वो शिफ्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान से इंडिया में। तभी इंडिया को इस लड़ाई की जब हीट पहुंचेगी, जब इसकी शिद्दत और इसकी गर्मी का एहसास होगा, तो वो काजी फायदी सा का एक जुमला था ना बड़ा अजीब, कि अगर किचन की गर्मी आपसे बर्दाश्त नहीं होती तो निकल जाएं। तो भारत तक गर्मी पहुंचानी पड़ेगी पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान ये गर्मी भारत तक नहीं पहुंचा सकता तो फिर पाकिस्तान को लगातार ये गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ होती चली जाएगी कि आप जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, और ये सवाल ज्यादा शिद्दत के साथ उठेगा। नादरीन, शहबाज गिल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन इससे पहले बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, ये मेंबर कौमी असम्बली है और ये इनका ताल्लुक है मियाँ वाली से। ये कहते हैं कि इंडिया हमारी मस्जिदें शहीद कर रहा है और हम चुप बैठे हैं। शहबाज शरीफ में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी का नाम ले। अभी मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट दिया कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। कौन देगा, किससे लेंगे हिसाब? कोई नाम है उसका, या इसका हिसाब भी पीटीआई से लेना है जाके आपने? ये पूरा खानदान मोदी का नाम नहीं ले सकता। ऐसा लगता है कि ये पूरा खानदान एक पुराने जमाने की औरत है जो अपने शौहर मोदी का नाम नहीं ले पा रही। और भाई उसका नाम लो, उसने पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी है। पूरी दुनिया में उसका नाम लेकर उसको बेइज्जत करो। बताओगे ये आदमी जो है हर दौर में जंग की बात करता है, कभी इंडिया से लड़ता है, कभी पाकिस्तान से लड़ता है, कभी ये आरएसएस बना के वहां के मुसलमानों को मारता है। इसने भारत के अंदर एक जनून बपा किया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है वो पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी थी, जिनको हुकूमत दी गई थी उनकी जिम्मेदारियां भी थी ना। खाली हुकूमत करने के लिए आ गए, अपने केस माफ करवा लिए, एनआरओ 2 इन्होंने ले लिया, एस्टेब्लिशमेंट की गोदी में बैठ गए। वो कहते जी गोदी में बिठा के झूले देते जाओ, काम नहीं आपने हमें कहना, क्योंकि काम हमसे नहीं होता। अब शहबाज गिल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये जरा खौफनाक बात है जो उन्होंने की है। उन्होंने कहा रावलपिंडी में ड्रोन हमले के बाद मामला खराब है, इमरान खान की सिक्योरिटी अब यकीनी तौर पर जरूरी है। शरीफ खानदान मोदी की बी टीम है, यानी ताल्लुकात है मोदी के साथ। अभी मैं आपको बता ही रहा था, ये उसे कहकर अडियाला पर हमला करवा सकते हैं। अब अंदाजा करें आप, ये गिल साहब ने कहां से बात पकड़ी। वो कह रहे हैं जी कि शरीफ खानदान क्योंकि मोदी का नाम नहीं लेता, उसके साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये इमरान खान से जान छुड़वाने के लिए ना ये मोदी को कहकर अडियाला पे हमला भी करवा सकते हैं। इसका शरीफ खानदान को फायदा बहुत होगा। ये बात एस्टेब्लिशमेंट भी सोचे कि अगर वाकई में अडियाला पे हमला इन्होंने करवा दिया इमरान खान के ऊपर मोदी से कहकर, फर्ज करें अगर गिल साहब ठीक बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी अवाम की लड़ाई पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो जाएगी। ये सियासी जमातें मरी जिम्मा हो जाएंगी बड़े आराम से। तो ये सबको सोचना चाहिए। और साथ उन्होंने कहा और आगे से हमारी डेटरेंस का तो मामला खुल ही गया है, इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, ये शहबाज गिल ने कहा। जबकि ख्वाजा आसिफ ने, जब एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया ड्रोन वाले मामले का कि जनाब ड्रोन आकर गिर रहे हैं या अडियाला में ड्रोन जा सकता है, ये बात जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, तो जब सहाफ़ी ने सवाल किया तो ख्वाजा आसिफ ने इसके जवाब में कहा कि ड्रोन तो कहीं भी जा सकता है। यानी वज़ीर दिफा कंफर्म कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि जेल में ड्रोन नहीं जाएगा। वो कहता है जेल में बंकर होते हैं, मजबूत होती है, कोई मजबूत नहीं होती जेल में, जानता हूँ अच्छी तरह, मैं रहा हूँ जेलों में, जेलों के विजिट भी किए हैं, देखा मैंने। तो जेल कोई सुरंग थोड़ी होती है जो ज़मीन के अंदर होती है, वो इतना कोई नहीं है। जेलें तो वैसे ही तोड़ देते हैं, कैदी कई दफ़ा मैंने देखा। तो अब ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि जनाब ड्रोन है तो ड्रोन तो कहीं भी जा सकता है, यानी उन्होंने इसे खारिज से इम्कान करार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये हो भी सकता है, और ये ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान का वज़ीर दिफा है, ये उसका स्टेटमेंट है, किसी आम आदमी ने ये बात नहीं की है। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़े पैमाने पर लाहौर में रैलियाँ निकाली हैं। आलिया हमजा साहिबा इसमें शामिल थी और उन्होंने कोशिश की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियाँ निकाली पाकिस्तान के हक़ में, और उन्होंने जो मुतालबा किया कि पाकिस्तान को बचाना है और इमरान खान को जो वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ उनको बाहर लेकर आना है। ये रैली का मकसद था, और रैली के शुरका ने पाकिस्तान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए हुए थे, और शहरी इसके अंदर बड़ी तादाद में शामिल हुए हैं। ये ज़मान पार्क से एक रैली निकली है, ज़मान पार्क के इलाके में बहुत बड़ी रैली है, और दूसरी शहर के अंदर एक बहुत बड़ी रैली देखी गई है जो गुलबर्ग में और मुख्तलिफ इलाकों में घूमती रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के साथ पूरी शिद्दत से खड़ी है। ये किसी भी जमात की जानिब से पहली बड़ी रैली है जो निकाली गई है। नाज़रीन, खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने एक इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फराबाद में उनका घर है, वो कहते हैं मेरे घर के ऊपर से भारतीय तोपखाने के गोले शू शू करते हुए जो है वो गुजर रहे हैं, और 77 साल में पहली बार हमारा इलाका भारतीय तोपखाने की जद में आया हुआ है। देखिए पहले तो तोपखाना इतना जदीद होता ही नहीं था, अब तो गोले बहुत दूर तक आते हैं, और पहली बार हमारा इलाका भारतीय तोपखाने की जद में आया हुआ है। गुज़िश्ता से पेवस्ता रात भी घर से 2 किलोमीटर दूर भारतीय तोपखाने के गोले गिरते रहे हैं। ये खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो हैं वो एडवोकेट, वो ये फरमा रहे हैं, उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की है। नाज़रीन, उमर अयूब साहब ने एक बड़ा मुतालबा किया है, और ये बड़ा अहम मुतालबा है और हुकूमत को इसके ऊपर गौर करना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को भी। उन्होंने कहा कि अडियाला जेल में तैनात कर्नल को LOC या बॉर्डर पर भेजा जाए। जो अडियाला में कर्नल बिठाया हुआ है, जो मुलाकातें रोकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल इमरान खान साहब अक्सर उन्हें मुखातिब करते हैं कैमरे में देखकर कि अडियाला का कर्नल जो है वो सारी अडियाला की चीज़ें कंट्रोल करता है, स्पेशली इमरान खान साहब के हवाले से और उनकी मुलाकातों के हवाले से। तो इस पे उमर अयूब ने कहा कि अडियाला जेल में तैनात कर्नल को LOC या बॉर्डर पर भेजा जाए ताकि वो वहां जाकर अपनी बहादुरी दिखाए। इमरान खान साहब की मुलाकात दोबारा नहीं करवाएगी। अली अमीन गंडापुर ने यह भी चैलेंज कर दिया कि मरियम नवाज आकर दिखाए अब
खैबर पख्तूनख्वा में, और उन्होंने ये भी कह दिया कि ये MNAs और काबीना ये भी आकर दिखाएं अब खैबर पख्तूनख्वा में। तो अली अमीन गंडापुर साहब पहले भी बड़ी धमकियां देते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी बातों में से पहले भी कुछ नहीं निकला। लेकिन एक चीज़ नाज़रीन, मैं दोबारा जंग की तरफ जाऊँगा कि जो राफेल तैयारा गिरा है ना, उसका बड़ा गहरा इम्पैक्ट पड़ा है भारतीय दिमागों के ऊपर, और उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है। क्योंकि इस तैयारे के ऊपर उन्होंने बहुत बड़े बड़े ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए थे, और उन्हें लगता था कि ये तैयारा उन्हें फतूहात दिलाएगा। जब ये तैयारा आया तो इसके आगे उन्होंने नींबू लगाए, इसके ऊपर नारियल चढ़ाए, इसके ऊपर स्पेशल पूजा पाठ की गई उनके वज़ीर दिफा की जानिब से। वो मनाज़िर भी दिखाए जा रहे थे कि बड़ी पूजा पाठ करके तैयारा तैयार किया था, वो तैयारा जो है वो लैंड हो गया, ग्राउंड हो गया, गिर गया। और अब जो है वो भारत के दिमाग पे इतना असर हुआ है कि उनके जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो टीवी चैनल्स पे तकरीबन पागल हो गए। वो छलांगे मार रहे हैं, उछल रहे हैं, फ्लाइंग किसेस कर रहे हैं, अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। कभी अजीबोगरीब दावे कर देते हैं कि ये हो जाएगा तो वो हमने कर दिया है, यहाँ पे ये हो गया है, इस्लामाबाद इस वक्त हमले की बहुत बड़े हमले की जद में है, इस्लामाबाद में हमने ये कर दिया वो कर दिया। वो वहाँ पे बेचारे साहबी खड़े हुए सड़क पे बता रहे थे जनाब किधर कर दिया। लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों ममालिक के अंदर एक खौफ है और ब्लैकआउट किया गया है बहुत सारे इलाकों में। नाज़रीन, एक बड़ी डेवलपमेंट आई है, और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ISPR ने नया तैयारा नहीं तराना जारी कर दिया है। साहिर अली बग्गा साहब ने जोश और जज्बा आप जगाएंगे वो। देखें, भारत जो है वो मिसाइल रिलीज़ कर रहा है, पाकिस्तान की जानिब से ISPR ने एक तराना रिलीज़ कर दिया है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, लेकिन देखें ये वक्त है जवाबी कार्रवाई करने का। अब यकीन करें, पूरी कौम को सबसे ज़्यादा जोश और जज्बा उस लम्हे आया था जब पता चला कि भारतीय तैयारी गिर रहे हैं। हमें तरानों से बिल्कुल जोश नहीं चढ़ता, तरानों से बिल्कुल मज़ा नहीं आता, और म्यूज़िक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है उस म्यूज़िक से जो दुश्मन के कानों पे आप रख के बजाते हैं ना, उसमें से जो म्यूज़िक निकलता है उसका मज़ा आता है। तो फोकस जो है वो सबका उस तरफ होना चाहिए, क्योंकि जंगबंदी के लिए जो आलमी दबाव है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के बारे में इत्तला आई है कि वो भी पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। तो जब आलमी दबाव बढ़ जाएगा तो पाकिस्तान एक लेवल के बाद, क्योंकि देखिए सऊदी अरब के हमने $3 अरब देने हैं, UAE के हमने $2 अरब देने हैं, चाइना के भी हमने बहुत पैसे देने हैं, उधार तेल भी हमने लेना है। तो जितना आप लोगों के साथ मुलाकातें करेंगे और बातचीत आपकी चलेगी तो फिर आप जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान का जवाबी कार्रवाई का हक महफूज है, और पाकिस्तानियों के शदीद मुतालबे के बावजूद हमने अपना ये हक अभी तक इस्तेमाल नहीं किया।